हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि आपके क्या होते हैं यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सम इंपॉर्टेंट फार्मूले इसके कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात तो इंटीग्रल का जो सिंबल होगा वो ये है और ये dx के साथ हमेशा होता है। वेरिएबल यहाँ क्या है x वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसी फंक्शन x की पावर n के लिए। अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू जानना चाहें तो ये हमारा क्या होता है x की पावर n प्लस वन बाई क्या चीज n प्लस वन प्लस सी। यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट होता है और इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पे c। और एक बात बता दें, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला कब नहीं अप्लीकेबल होता है, जब n की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -1 हो। अगर ये n की वैल्यू -1 हो जाता है यहाँ पर तो ये फार्मूला वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे कोई और फार्मूला काम करता है। तो इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, जहाँ क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट है। अगर हम बात करें इनडिफिनिट इंटीग्रल की तो इनडिफिनिट इंटीग्रल हमेशा आपका क्या होता है, किसी न किसी डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का क्या है अपोजिट वैल्यू होता है जस्ट। यानी जो डिफरेंशिएशन आप करते हुए इस डिफरेंशिएशन का जो उल्टा प्रोसेस होगा वो क्या होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल का होता है। अभी हम करके इसको भी दिखाएंगे, बट अभी आपके सामने क्या है फर्स्ट फार्मूला हमने यहाँ राइट किया। सेकंड फार्मूले को अगर हम राइट करना चाहें क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x की पावर n का हो गया तो 1/x dx की अगर आप बात करिएगा तो ये क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे x की पावर -1, अगर इसको ऊपर लेके जाए x को तो यहाँ क्या बनेगा -1 बनेगा। और यहीं पर वो वैल्यू हमने कहा था ना, जब n की वैल्यू -1 होता तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। तब उस टाइम में फार्मूला कौन सा अप्लीकेबल होगा, ये होगा इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस c हो जाता है। आपके जितने भी फंक्शन क्या होंगे आप इंटीग्रल निकालते हो उन सभी फार्मूले को कोई ना कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ राइट करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पर ये आप जान लीजिए डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट काम किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है एक इंटीग्रल कांस्टेंट को आपको क्या करना है ऐड करना है ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx की वैल्यू जो होता है वो क्या है e⁻x प्लस सी ही हो जाएगा। यही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशियल वैल्यू भी वही होता है और उसका इंटीग्रल वैल्यू भी वही होता है, चेंज नहीं होता। और एक फिर नेक्स्ट फार्मूला है e⁻x dx की वैल्यू, तो ये हो जाएगा e⁻x अपॉन log a बेस टू e प्लस यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा। इस तरीके से ये भी फार्मूला इन दोनों से मिलता जुलता क्या है e⁻x का तो वही हो गया, लेकिन e⁻x में क्या होगा e⁻x बाई log a बेस टू e होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ बेस जो e है वो साइलेंट भी होता है, अगर इसको हम ना लिखें तो ये समझ जाइए क्या होगा आपका log a बेस टू e तब भी है, यहाँ पे वो क्या होता है साइलेंट होता है, ठीक है। एक बात और बता दें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और यहाँ पे देख लीजिए ए जो है वो कोई ना कोई क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, 2 4 6 8 10 12 20 25 कोई नंबर होगा ये, और ये x क्या है वेरिएबल है। ये जितने भी फार्मूलों को हम लोग लिख रहे हैं वो सभी फार्मूले वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में क्या किया जा रहा है इंटीग्रेट किया जा रहा है और ये सभी के सभी किसी न किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट अगर फार्मूले की हम बात करें इंटीग्रल फंक्शन की, किसका साइन कास टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर साइन x का जो इंटीग्रल वैल्यू होता है वो माइनस कास x होता है प्लस c लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आपका नेक्स्ट फार्मूला कास x की जो वैल्यू होगा dx इज इक्वल टू आप लिख पाएंगे क्या चीज़ साइन x प्लस c। और अगर साइन कास की वैल्यू जान चुके हैं तो आगे बढ़ा जाए, इसमें क्या चीज़ आपका सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रल वैल्यू होता है वो होता है आपका क्या चीज़ यहाँ पर tan x, ठीक है, प्लस c हो जाएगा। और ऐसे ही आपका अगर कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू लिख पाएंगे माइनस काट x प्लस c। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए काट x का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा तो काट x का होता है log साइन x हो जाएगा प्लस c। और इसी तरीके से अगर tan x का इंटीग्रल वैल्यू आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा log sec x प्लस c लिख सकते हैं, नहीं तो माइनस log यहाँ पर क्या लिख पाएंगे कास x प्लस c। ये दोनों फार्मूले होते हैं इसके। tan x तक पहुँच चुके हैं,
आप देखिए साइन का सेक स्क्वायर, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, काट एक्स, टेन एक्स, ये भी आपको मिल चुका। और आगे अगर इन्वर्स फंक्शन में चलें तो इन्वर्स फंक्शन में भी फार्मूले होते हैं, जैसे कि 1 क्या चीज़ √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू होता है वो आपका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। नेक्स्ट फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसी फंक्शन में क्या हो, यहाँ पे माइनस का हो जाए तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू तो ये हो जाता है आपका क्या चीज़ कास इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देते हैं। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात अगर करते हैं तो ये हो जाता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगा दे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है काट इनवर्स एक्स प्लस सी। और आपका सेक का भी इसी तरीके से बनता है 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर -1 होता है ये एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। और एक बनता है आपका क्या चीज़ कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो जस्ट यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे कुछ क्या है यहाँ पे सभी फार्मूले हैं, इन सभी फार्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अभी आगे भी इसके भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं लेकिन हमने कुछ यहाँ पे फार्मूले ले रखा है। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को क्या करते हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। यहाँ पे इनको क्या करना इवैल्यूएट करना किसके हेल्प से, इन्हीं सभी फार्मूले के हेल्प से हम करेंगे। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x⁴ dx। यहाँ पे इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आप देखिए इसमें से कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है x⁴n, n के प्लेस पे क्या है 4 है, यानी आप जान सकते हैं यहाँ से दोनों को कंपेयर करके n की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पे देखा जाए तो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। एक बात और बता दें, जब भी इंटीग्रल का सिंबल रहता है तो उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल dx के या dy या dz किसी न किसी के फॉर्म में ये जरूर उसके साथ लगा रहेगा। ये आप जब भी इंटीग्रल साइन को लिखेंगे लेफ्ट हैंड में लिखेंगे और dx या dy या dz जो बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होता है वो राइट हैंड साइड पे ही हमेशा लिखा जाता है। और उसके बीच में क्या होता है फंक्शन को लिखा जाता है, जिस फंक्शन का आप क्या करते हैं इवैल्यूएट करते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, तो x⁴ का हमको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है x⁴n dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x⁴n + 1/n + 1। तो इसी फार्मूले पे इसको हम क्या कर देंगे, n की जगह पे 4 है, 4 + 1/4 + 1 + c लिख देंगे। ये हो जाएगा x⁵ प्लस यहाँ पे कुछ नहीं +/5 हो जाएगा प्लस c लिख सकते हैं। इस तरीके से ये क्या होगा आपका इंटीग्रल वैल्यू मिल जाता है। अब अगर हमने बताया कि किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को आप क्या करिए डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वही क्वेश्चन आ जाना चाहिए जो यहाँ पर फंक्शन के फॉर्म में। तो चलिए इसी फंक्शन को हम वेरीफाई करके देखना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है क्या चीज़ इंटीग्रेशन। तो अभी यहाँ पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करें तो हमको ये वैल्यू मिल जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको डिफरेंशिएट भी करके d/dx x⁵/5 इंटू प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं सॉरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे d/dx x⁵/5 प्लस d/dx यहाँ पे c। तो ये क्या है अकेला कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट वैल्यू क्या होगा हमेशा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, d/dx किस पर x⁵ पे ऑपरेट हो जाता है, 1/5 ऐसे रहेगा, लेकिन x⁵ का जो डिफरेंशियल वैल्यू होगा वो 5 x⁴ हो जाएगा, 5 - 1। ठीक है, और ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, यानी x⁴ आपका वही फंक्शन आ जाता है जिस फंक्शन का आप क्या किए थे इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट किए थे। तो ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। यदि किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस समझना चाहें तो समझ जाइए कि अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं और उसी वैल्यू को फिर से आप क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो फंक्शन आ जाना चाहिए, तब तो आपका क्या है क्वेश्चन का जो आंसर कैलकुलेट होकर के आता है वो क्या है सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है इंटीग्रल वैल्यू किस चीज़ के लिए √x के लिए है, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं x⁴ 1/2 और ये dx।
फिर से उसी फॉर्म में है ये, जिस फॉर्म में यहाँ पर था e पावर n के लिए, तो उसी फार्मूले पे फिर से इसको सॉल्व कर देंगे। e पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और इसको और डिफरेंशिएट और ज़्यादा सॉल्व कर दे तो ये 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, e पावर 3/2 प्लस c, और ये हो जाएगा 2/3 e पावर 3/2 और ये प्लस का c। आपका ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर हो जाएगा। फिर से अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो इस फंक्शन का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, तो आप कंफर्म कि आपका वो क्या है, आंसर सही है, नहीं तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिए तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जान लीजिए, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रल जो आपका होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानकारी मांग रहा होगा। यानी यहाँ पे आप ये जान लीजिए, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उन सभी पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स। यानी इतना बड़ा सा ये फंक्शन है, इसको किसी न किसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, हमको छोटा करना पड़ेगा। cos 2x के फार्मूले में देखिए, अगर हम देखें तो 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स एक फार्मूला है, यहाँ पे लिख दें अगर हम cos 2x का फार्मूला, cos 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। देखिए अगर इसके प्लेस पे इसको राइट कर दिया जाए तो ये टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, उसके बाद ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा, ये कास स्क्वायर एक्स। इससे ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आगे अगर देखें क्या बचा यहाँ पे, 1/cos स्क्वायर एक्स dx, और 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए क्या ये कोई फार्मूला बन के सामने आता है, हाँ जस्ट देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या होता है, tan x होता है। तो चलिए इसको हम राइट कर देते हैं, क्या चीज़, tan x प्लस सी, और यही आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में e पे पावर log x है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के जो फार्मूले होते हैं उन सभी फार्मूले के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल काम हो जाएगा इसको सॉल्व करना भी। तो यहाँ पे देखिए लॉग के फॉर्म में अगर ये फंक्शन है तो यहाँ एक फार्मूला आपको बता दें हम, e दी पावर यहाँ पे log e, या फिर यहाँ पे कोई नंबर हम लिख देते हैं, x लिख देते हैं, बेस टू e लिख देते हैं। तो देख लीजिए जब भी आपका इस तरीके से कोई फंक्शन बनता है, बेस भी यहाँ पे log का और ये वैल्यू यहाँ पे जिस पर log पावर के फॉर्म में है, अगर ये दोनों सेम हुआ तो समझ लीजिए केवल और केवल क्या है, x है। और इतना बड़ा सा चीज जो दिख रहा है वो कोई और नहीं, केवल और केवल क्या है, x है। आप समझ जाइए बिल्कुल कि ये क्या है, आपके लिए फॉर्मूला है। e दी पावर log x बेस टू e की वैल्यू क्या होगा, हमेशा x होगा, जो भी यहाँ पे रहेगा उतने ही के ही इक्वल हो जाएगा। अगर कोई a पे पावर करके लिखा हुआ है log x बेस टू a, तो भी क्या होगा, यहाँ पर x होगा। देखिए ये सेम होना चाहिए हर हाल में, अगर वो सेम है तो इसकी वैल्यू उतना ही हो जाएगी जहाँ पे ये log लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है ये वैल्यू, इसको हम उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। देखिए क्या लिख के दिखाते हैं आपको, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू e दी पावर log x पे पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख देते हैं x दी पावर क्या चीज़, 1/2। तो चलिए x दी पावर 1/2 लिख दिया हमने। बेस टू यहाँ क्या है, e छिपा हुआ है तो उसको लिखा नहीं गया है, बट है वो, और ये क्या है, dx। अब आप देखिए ये बेस टू e और ये इसी की तरीके से है, इसको क्या लिखा जा सकता है, x दी पावर 1/2 बाई x लिखा जा सकता है dx। और ये देखिए x पे पावर यहाँ 1 है, दो बार x है, तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब इंटीग्रेशन कर पाएंगे। x की पावर 1/2 -1, ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा dx के फॉर्म में। और अगर इसको सॉल्व करें तो x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। अब जा करके ये x पे पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाया है। अब फिर से इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और ये क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं x की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c लिख देंगे। और ये देखिए x पे पावर कितना हो जाता है, 1/2, यहाँ भी नीचे भी 1/2, तो इसको लिखा जाए x की पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√x प्लस c हो जाएगा आपका यहाँ का आंसर।
इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है ई पे पावर, लेकिन ये सभी के सभी देखें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही जैसा था, लेकिन एक में क्या है थोड़ा सा बड़ा फंक्शन हो गया है। और भी क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो क्या था, थोड़ा सा छोटा फंक्शन था इसके कंपेरिजन, बट दोनों सॉल्व होंगे एक ही जैसे, क्योंकि हमने दोनों को एक ही जैसा ले रखा पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप इंटीग्रल फंक्शन की किसके लिए e⁻6 log x माइनस e⁻5 log x बाई e⁻ क्या है 4 log x हो गया, और माइनस e⁻ क्या है 3 log x है। तो चलिए हमने लिख दिया 3 log x और ये dx हो गया। अब ये फंक्शन आपका बिल्कुल हमने राइट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए अभी जस्ट हमने जो फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले पे पहले इसको चेंज करें, तब तो अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। e⁻ हो जाएगा, ये जो 6 है ये आ जाएगा स्क्वायर x पे पावर के फॉर्म में, तो लिखे e⁻ log x⁻6, ठीक है। तो फिर माइनस e⁻ log x⁻5 हो गया, अपान में इसी तरीके से e⁻ log x⁻4 माइनस e⁻ log x³ और ये क्या हो गया dx हो गया। अभी देखिए सबका बेस यहाँ छिपा हुआ क्या है e है, सब के सब बेस साइलेंट हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लिख पाएंगे क्या चीज़ x⁻6 माइनस x⁻5 और अपान x⁻4 माइनस x⁻ क्या चीज़ 3 और ये हो गया dx। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अभी हमको यहाँ से कॉमन करना है x⁻5, अगर यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो चलिए देखें x⁻5 हमने कॉमन कर लिया और यहाँ x-1 तब बच जाता है, यहाँ x³ कॉमन कर लेते हैं तो भी x-1 बच जाता और ये क्या हो गया dx, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। x⁻3 5 से सॉल्व हो जाता है अगर, तो x⁻2 बच जाएगा और ये क्या हो गया dx, x² का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा x³/3 + c। इस तरीके से आपके ये क्या हो गए पांचों क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान तरीके से हमने इन्हीं फार्मूले के हेल्प से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब ये सभी फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, बिल्कुल लर्न रहना चाहिए, तभी जा कर के आप क्या कर पाएंगे, इसके जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।